हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। बच्चों तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब स्टडी करने वाले, क्योंकि अब तक हमने जो भी स्टडी किया है वो सिर्फ काइनेमेटिक्स था, जिसके अंदर कोई मोशन में है तो उसके साथ रिलेटेड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन अब हम पता लगाने वाले कि वो मोशन का कॉज क्या है, मतलब कि क्यों वो बंदा मोशन में आया, है ना। अब तक हम सिर्फ काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे थे, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ इतना ही स्टडी कर रहे थे कि भाई ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन कर रहा है या फिर सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन कर रहा है। तो बस इतनी ही चीजों के हमने डिस्कस किया था, है ना। उसका कॉज क्या है, वो क्यों मोशन में है, वो तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ना, क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई व्हाट गवर्न्स द बॉडी ऑफ मोशन, मोशन ऑफ बॉडीज उल्टा बोल गया, व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ बॉडीज, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो अब हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं, है ना। क्लियर हो रहा है हम क्या स्टडी करने वाले हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम यहां पे डायनेमिक स्टडी करने वाले हैं। अब तक काइनेमेटिक्स चल रहा था, वो खत्म हो चुका है, अभी डायनेमिक्स, मतलब कि इसका कॉज क्या है उसकी चर्चा करने वाले हैं, है ना। बच्चों आपको पता है कि अगर मान लो कि कोई एक फुटबॉल जो रेस्ट कंडीशन में उसको मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? समवन मस्ट किक इट, इसको किक लगानी ही पड़ेगी, अपने आप तो मोशन में नहीं आ जाएगा, है ना। मान लो बच्चों आपको किसी बॉल को या स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? आप ही को उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि यहां पे आप समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे फुटबॉल है चाहे स्टोन है, अगर आप स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना चाहते हो या फिर फुटबॉल को मोशन में लाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद ही उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। एक विंड है, मान लो एक स्ट्रॉन्ग विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड के पास भी पावर होती है भाई, स्ट्रॉन्ग विंड भी एक बोट को मूव करवा सकती है ना। तो भाई साहब यहां पे स्ट्रॉन्ग विंग जो भी है ना, वो कॉज है किसी बोट को मूव करवाने के लिए। हम अब तक क्या स्टडी कर रहे थे कि भाई एक बोट मूव हो रही है भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन से है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन से। अगर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन करे तो भाई इतने टाइम के बाद वो कहां पहुंची होगी, इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो सारी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन उसका कॉज क्या है, वो बोट क्यों मोशन में आई, वो फुटबॉल क्यों मोशन में आया, वो स्टोन क्यों वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो वो सारी चीजें अब हम यहां पे स्टडी करेंगे। तो बच्चों आपने ये तीन एग्जांपल देखे, किसी बोट फुटबॉल को मोशन में लेके आना, किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लाना, कोई स्ट्रॉन्ग विंड के द्वारा कोई बोट मूव होना। तो ये सारी चीजों के अंदर आपने एक चीज नोटिस की है, यहां पे यहां पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए कि जो यहां पे बॉडी को रेस्ट कंडीशन में से मोशन में लेके आए। ये एक्सटर्नल एजेंसी, आप चाहे इसको एक्सटर्नल एजेंसी बोलो या फिर एक्सटर्नल एजेंट बोलो, है ना, बात एक ही होती है। मतलब कि कोई एक एक्सटर्नल चाहिए, कोई एक ऐसा आदमी चाहिए, चाहे आदमी बोल दो या चाहे कोई ऐसी एजेंसी चाहिए। देखो यहां पे आदमी बोलो मतलब कि कोई फुटबॉल को किक लगा सकता है तो किक लगाने वाला कोई भी हो सकता है ना, आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूं, तो ये एक्सटर्नल एजेंट हो गया। लेकिन ये विंड कोई आदमी तो नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कि कोई और थर्ड पार्टी चाहिए कि जो इसको मोशन में लेके आ सके, है ना। बाकी आप फुटबॉल को 1 घंटे तक वहीं पे रखोगे तो वहां पे वो वहीं वहीं पे रहने वाला, वो अपने आप मोशन में नहीं आएगा। आप चाहो कि भाई वो फुटबॉल अपने आप चला जाए सामने वाले गोल पोस्ट की ओर और वहां पे गोल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको किक लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, मतलब कि आप चाहिए प्लेयर्स चाहिए कि जो उसको फुटबॉल को किक लगा सके, है ना। तो जो सारे प्लेयर्स है ना जो फुटबॉल को किक लगाने वाले, या फिर आप हो कि जो फुटबॉल को किक लगाने वाले हो, आप बनोगे एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कि आपके द्वारा, इन शॉर्ट में बोलूं तो आपके द्वारा कुछ फोर्स लगना चाहिए तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है ना। तो यहां पे बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे ये तीनों एग्जांपल हमने देखे, उसमें आपका हैंड हो, चाहे हाथ से आप स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हो, या फिर आपका लेग हो, मतलब कि आप लात लगा रहे हो, मतलब कि आप किक लगा रहे हो फुटबॉल को, विंड है, स्ट्रीम है, ये सारे जो भी है ना, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एजेंसी, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एजेंसी। कई बार आप इसको एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप जो भी बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, चाहे आप इसको एक्सटर्नल एजेंसी बोलो या फिर एक्सटर्नल एजेंट बोलो, ठीक है। बात एक ही है, एक्सटर्नल मतलब कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी चाहिए कि जो इन सबको मोशन में लेके आए, वो अपने आप नहीं आ पाएंगे, उसको मोशन में लेके आने के लिए कोई थर्ड पार्टी चाहिए। सर तो सेकंड पार्टी कौन सी होगी? नहीं, बोलने के लिए ऐसा बोलेंगे कि कोई एक आदमी, कोई एक ऐसी एक एजेंसी चाहिए, कोई एक ऐसा एजेंट चाहिए कि जो इनको मोशन में लेके आ सके। और इतना ही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना, सिर्फ उसको मोशन में लेके आने के लिए नहीं,
उसको रोकने के लिए भी देखो, मोशन में लेके आने के लिए तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हमने ये देख लिया कि कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए कि जो इसके ऊपर फोर्स लगाए ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ पाए, है ना। तो इतना ही नहीं, सिर्फ उसको मोशन में लेके आने के लिए नहीं भाई, उसको अगर स्टॉप करना है ना, इसको उसको कोई ऐसा बंदा है कि जो मोशन में है, कोई एक फुटबॉल है जो मोशन में, इसको रोकना है तो उसके लिए भी आपको वापस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि वहां पे वापस आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। मतलब कि कोई एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि जो फुटबॉल को रोक भी सके, है ना। समझ में आ रहा है। किसी ने किक लगाई और वहां पे गोल पोस्ट पे खड़ा जो आदमी है, उसने जो जो प्लेयर है उसने रोक लिया उसको, तो वो रोका, मतलब कि उसने क्या किया, अपना फोर्स अपनी ओर से एक्सटर्नल एजेंट बन के उसको फोर्स लगा के उसको रोक लिया, जो मोशन में था उसको रोक लिया, है ना। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आने के लिए नहीं, उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो यहां से हमें यह पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों कि चाहे किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना हो या फिर उसको मोशन में है तो उसको रोकना हो, मतलब कि उसको एक्सीलरेट करना हो या फिर रिटार्ड करना हो, है ना, दोनों चीजों के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ये फोर्स एक्सटर्नल ही हो सकता है। फुटबॉल अपने इंटरनल फोर्स के कारण मोशन में आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हो इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होता है ना। अंदर कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ फुटबॉल के अंदर, मतलब कि अंदर से उसको कुछ ऐसा हुआ कि भाई चलो मुझे तो चलना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी को तो इसको किक लगानी पड़ेगी, है ना। अगर ऐसा होता, हमारे घर में ऐसे कपबोर्ड लगा है, हमारे घर में टीवी लगा है, अगर उसको अंदर से ऐसे आवाज आती कि भाई चलो मुझे तो चलना है, यहां से निकल जाना है, मुझे ये घर छोड़ देना है, तो भाई वो तो चलते बनते, तो घर में कोई फिक्स ही नहीं रहता। ना तो फर्नीचर फिक्स रहता, ना तो टेलीविजन, ना तो रेफ्रिजरेटर, कुछ भी फिक्स नहीं रहते। ऐसा नहीं होता। उसको मूव करना है तो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, किसी को उसको उठा करके मूव करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो यहां पे कोई इंटरनल ऐसा फोर्स नहीं होता कि जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ सकता है ना। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, आपके दिमाग में फिट हुआ कि भाई कोई एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए कि जो इस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला पाए और जो मोशन में उसको रोक पाए, है ना। तो या तो उसको मोशन में लेके आना या तो उसको रोकना है, दोनों के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। अभी देखो ये एक्सटर्नल फोर्स कौन से टाइप के होते हैं। देखो जैसे कि मेरे को एक टेबल को खिसकाना है तो उसके लिए मैं इसको धक्का लगाऊंगा, टेबल अपने आप नहीं खिसकेगा, क्योंकि उसको ऐसा अंदर से कभी ऐसा नहीं होता कि भाई अंदर से उसको आवाज आई कि भाई अंदर से कोई फोर्स लगा कि वो अपने आप चलता बना, ऐसा नहीं होता। भूतिया एक्टिविटी नहीं होगी। समझ में आ रहा है, यस और नो। उसको मुझे ही खिसकाना पड़ेगा, मुझे अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम आई एम द एक्सटर्नल एजेंट जो उसको धक्का लगाएगा, है ना। क्लियर हो ये पॉइंट, ठीक है। उसको रोकना है तो उसके लिए भी मुझे ही कांटेक्ट में आके मुझे ही उसको रोकना पड़ेगा। मान लो कि ये मोशन में है और आप शरारत करना चाहते हो, आप आगे आ जाओगे और आप उसको रोक लोगे, है ना। आप उसको रोक लो, बीच में खड़े रह जाओगे और उसको रोक लोगे। तो यहां पे आप समझ सकते हो उसको रोकने के लिए भी आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ी, है ना। जैसे कि आप बीच में आ गए और रोक लिए उस टेबल को, है ना। तो एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ी, है ना। लेकिन जरा सोचो यहां पे जो हमने धक्का लगाया, टेबल को मूव करवाया, तो उसके लिए मुझे उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे उसको कांटेक्ट करके उसको धक्का लगाना पड़ा, है ना। मुझे उसको पकड़ना पड़ेगा और फिर धक्का लगाना पड़ेगा। मैं उसको डायरेक्टली वायरलेसली ऐसा तो थोड़ी ना कर सकता हूं कि भाई ले जा तो वो चला जाएगा अपने आप। मैं ऐसा बोलूंगा, वॉइस कमांड दूंगा कि भाई चल टेबल तू चलता बन, तो है वो चलने लगेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। मुझे उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा और उसको कांटेक्ट में लगा के उसको उसको धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो भी है ना, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कांटेक्ट वाला होता है एंड एक कांटेक्टलेस होता है। जी हाँ बच्चों, हमारे पास वायरलेस फोर्स भी है जिसको हम वायरलेस फोर्स बोल सकते हैं ना। तो एक कांटेक्ट वाला फोर्स होता है, एक वायरलेस फोर्स होता है। कांटेक्ट वाला फोर्स मतलब कि आप किसी टेबल को खिसका रहे हैं तो उसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा और फिर धक्का लगाना पड़ेगा, है ना। किसी को रोकना है किसी मोशन में तो उसके लिए भी उसको कांटेक्ट में लाने की जरूरत है। तो ऐसे फोर्स जो भी होते हैं उसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और ऐसे भी फोर्स यहां पे अस्तित्व में है जो एग्जिस्ट करते हैं कि जो फोर्स वायरलेस हो। जैसे कि मैंने किसी बॉल को, मान लो कि मैंने किसी हाइट से किसी बॉल को छोड़ दिया, क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, कौन लेके आया उसको, तो भाई ग्रेविटी। उसके ऊपर क्या, इसके पास मास है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा mg के बराबर, तो उसकी वजह से वो नीचे आता जाएगा, है ना। तो ये जो वायरलेस, ये जो फोर्स लगा ना mg, वो क्या है, वायरलेस फोर्स है। क्या कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में, नहीं है। ग्राउंड तो नीचे है, वो तो ग्राउंड से हाइट पे था, हमने जैसे ही छोड़ा तो वो अपने आप नीचे आ गया। क्यों आया, क्योंकि उसके ऊपर mg लगा। किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। अर्थ नीचे है, अर्थ है, अर्थ और ये मास, ये दोनों के बीच में कोई सीधा कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, ये वायरलेसली कांटेक्ट में आए और फोर्स लगा। तो ये ऐसे जो फोर्स होते हैं ना, जो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स है। आपने देखा होगा एक मैग्नेट के सामने आप अगर एक
नेल को रखते हो, है ना, आयरन वाली नेल रखते हो तो वो अपने आप चिपक जाती है। तो यहां पे देखोगे तो आप ये पाओगे कि मैग्नेट को हमें उसको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप किसी डिस्टेंस पे रखोगे तो भी वो चिपक जाएगी, है ना। तो ऐसे जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो ये सारे जो भी फोर्स है वो वायरलेस फोर्स है, इसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं, है ना। तो फोर्स के दो प्रकार होते हैं, है ना, फोर्स के दो प्रकार होते हैं। एक तो कांटेक्ट फोर्स होता है जिसके में कांटेक्ट होने की जरूरत है, कांटेक्ट में लाने की जरूरत है, जैसे कि हमने बोला भाई हाथ से कांटेक्ट में लाओ, ये विंड है, विंड से जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है बोट को मोशन में लाती है तो उसका कांटेक्ट होता है बोट के साथ, है ना। बोट में वो बड़े से, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखे है ना, हाँ, उसमें आपको पता है कि बड़े से झंडे लटकाए जाते हैं जिसके ऊपर विंड का फ्लो होता है तो उसकी वजह से उसको फ्लो मिलता है ना। तो यहाँ पे विंड है, हैंड है, आप किसी को किक लगाते हो तो आपका पैर का वो बॉल फुटबॉल के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। तो ये सारे जो भी फोर्स है ना वो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, है ना। और ऐसे फोर्स की जो, जैसे कि मास को अट्रैक्ट हो गया, मास किसी हाइट से अट्रैक्ट होकर नीचे आ गया, जैसे कि ग्रेविटी ने ये मास को नीचे बुला लिया, है ना। तो ऐसे फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स, नेल और आयरन नेल और मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स, या फिर इसके अलावा अगर देखना दो चार्ज के बीच में लगने वाला, ये सारे जो भी फोर्स है ना वो सारे फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं जिसमें दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स ही है। ये मास के अंदर कुछ नहीं हुआ, अंदर कुछ होने की वजह से वो नीचे नहीं आया, अर्थ ने उसको ग्रेविटी लगाई, मतलब कि अर्थ एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है, इसकी वजह से ही वो नीचे आ पाया, है ना। तो ये मैग्नेट है, किसी मैग्नेट के द्वारा, मान लो कि ये मैग्नेट है हमारा और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक मैग्नेट दूसरा है जिसका ये साउथ पोल यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। ये दोनों के बीच में अट्रैक्ट हो जाए, ये यहाँ पे मोशन में आएगा, ये यहाँ पे मोशन में आएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे दोनों के बीच में सीधा कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये वाला मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सटर्नल एजेंट ही है, एक्सटर्नल फोर्स ही है, लेकिन वो नॉन कॉन्टेक्ट वाले फोर्स है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन से कॉन्टेक्ट में जाते हैं, कौन से नॉन कॉन्टेक्ट में जाते हैं, वो आपको अभी समझ में आ गया है। तो ये सारी पहली स्लाइड का अगर इंट्रोडक्शन हम फोर्स का देखें तो हमें फाइनली अगर मुझे समराइज करना है तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन शॉर्ट में बोलना चाहूं तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी बॉडी इन ए मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मतलब कि फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए या फिर कोई मोशन में उसको स्टॉप करने के लिए चाहिए, है ना। सम एक्सटर्नल एजेंसी इज needed to provide this force. This external agency may or may not be in contact with the body, है ना। ये पूरी जो भी हमने कहानी राम कथा देखी है पहली स्लाइड में, उसका अगर समअप करना है तो हम ये आखिर में जो मैंने सेंटेंस लिखा है उससे हम इसको समअप कर सकते हैं कि भाई किसी भी बॉडी को स्टेशनरी है तो उसको मोशन में लाने के लिए या फिर कोई मोशन में उसको स्टॉप करने के लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल एजेंसी, है ना। एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, उसी के द्वारा ये फोर्स लग सकता है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टेक्ट वाले होते हैं या नॉन कॉन्टेक्ट वाले होते हैं ना, दोनों प्रकार के होते हैं, कॉन्टेक्ट में भी हो सकते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट वाले भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भैया एरिस्टोटल फोलोसी, देखो वो जमाने में ना ये फोर्स तो देख लिया कि भाई फोर्स इतने प्रकार के होते हैं, फोर्स की जरूरत क्या है, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा, सारी चीजें हम देख लिए। अभी एरिस्टोटल जी ने वो टाइम पे एक सेंटेंस दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। मतलब कि उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर किसी बॉडी को आपको कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन करवाना है तो उसके लिए कंटिन्यूअसली उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप उसको ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव होना बंद कर देगा। और उन्होंने ये कैसे बताया था, तो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि भाई मान लो कि ये जो हमारी फिगर है ना वो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई इट इज टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, द सोर्स इज इंटरनेट। भाई ये नहीं तो कॉपीराइट का केस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो फिगर हमने ली है भाई वो हमने इंटरनेट से ली है, गूगल पे से ली है, ठीक है। चलो हमारा काम करते हैं, हमारा आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, है ना। और ऐसा उन्होंने कैसे बताया, तो भाई उन्होंने देखा कि भाई एक बच्चा है, एक बच्चे के पास नॉन इलेक्ट्रिक एक कार है, मान लो कि ये वाली एक नॉन इलेक्ट्रिक कार है ना। तब उस जमाने में इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, रिमोट वाली कार नहीं थी, तो ऐसे केस में बच्चे को ऐसे अपनी कार को ऐसे ही हाथ से पकड़ के उसको खींचना पड़ता था, है ना। तो एक बच्चा है तो वो ये अपनी कार को खींच रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और कार उसके साथ साथ मूव होती जा रही है ना। और जैसे ये बच्चा इसको खींचना बंद कर देगा, क्या ये कार मूव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो एरिस्टोटल जी ने यही देखा और उन्होंने देखा और ये बोला कि भाई
ये एग्जांपल आप खुद ही देख लो कि भाई एक बच्चा है, वो अपनी कार को ऐसे पुल कर रहा है, तो जब तक वो पुल करता है तब तक वो कार उसके साथ साथ चलती जाती है। जैसे वो पुल करना बंद कर देगा, इसका कांटेक्ट छूट जाएगा और बंदा अपने आप अकेला चला जाएगा और ये बच्चा इसको पुल करना बंद कर देगा, तो वो कार वहीं की वहीं रुक जाएगी, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिटी में अगर कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो उसके लिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगना जरूरी है। ये वाले केस में ये जो बंदा है ना, ये बच्चा है, वो एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको पुल करके खींच के ले जा रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, ये गलत स्टेटमेंट था। हमने देखा है, देखो ये हेडिंग क्या है, एरिस्टोटल फॉलेसी, मतलब कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था। उन्होंने यहां पे ये नहीं देखा था कि भाई तब यहां पे फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो यहां पे क्यों वो गाड़ी रुक जाती है, वो गड्डी क्यों रुक गई, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई जिस डायरेक्शन में वो बच्चा पुल कर रहा था ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये टायर को फ्रिक्शन भी लग रहा है। और ये रियलिटी में ऐसा ही होता है। आपने कभी देखा है कि जब तक आप एक्सीलरेशन देते हो तब तक आपका व्हीकल एक्सीलरेट होता रहता है। जैसे एक्सीलरेशन देना बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो व्हीकल अपने आप धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक टाइम ऐसा है कि वो अपने आप रुक जाएगा। अगर आप एक्सीलरेशन नहीं देते हो फिर भी आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े टाइम के बाद आपका व्हीकल अपने आप स्पीड कम होते 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 रुक जाएगा। क्योंकि हम जहां पे रियलिटी देख रहे हैं ना, रियलिटी में जहां पे हम रहते हैं, वो अर्थ के ऊपर जो भी सरफेस है, वो सारी सरफेस के पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, है ना। ये फ्रिक्शन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, यही चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। जैसे ये बंदा ये इसको पुल करना बंद कर देगा ना, तो ये फ्रिक्शन अपना काम करेगा और इसको रोक देगा। लेकिन एरिस्टोटल जी ने ये नहीं देखा था, तब उन्होंने ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं देखा था, फ्रिक्शन नहीं देखा था, और इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन उनको गलत साबित किया किसने, तो गैलीलियो जी ने। गैलीलियो जी ने बोला कि नहीं भाई ये गलत स्टेटमेंट है, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पे एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू दी एरिस्टोटल ये माना जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो कंटिन्यूअसली उसको मोशन में रखने के लिए उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ता है ना। ये उन्होंने बताया था। लेकिन गैलीलियो जी ने उनको गलत साबित कर दिया। गैलीलियो जी ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बताया कि भाई अगर मान लो कि मैं एक स्लोप लेता हूं और मान लो कि ये जो स्लोप है ना वो फ्रिक्शनलेस स्लोप है, और मैं किसी बॉल को यहां पे ऐसे पकड़ के छोड़ देता हूं, यहीं से छोड़ देता हूं, तो भाई साहब ये बॉल अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना। मुझे उसको पकड़ के खींच के नीचे लेके आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऐसे केस में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ते हो ना, तो एक टाइम तक वो अपने आप ऊपर जाएगा, उसको पकड़ के ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऊपर जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। जैसे कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि भाई मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एक्सीलरेट दैट पर्टिकुलर बॉल, मतलब कि जब भी ये बॉल ये स्लोप से नीचे आता है तब वो एक्सीलरेट होता जाता है ना। और जैसे ही ये बॉल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वो रिटार्डेशन को महसूस करता है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। ये उन्होंने देखा था, है ना। लेकिन यहाँ पे उसको पकड़ के लेके नीचे आने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कंटिन्यूअसली उसको पकड़ के लेके आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली आप नीचे से उसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देखो, वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि यहां पे वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मूविंग अप रिटार्डेड, ठीक है, रिटार्डेशन लगेगा जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब। और जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल ऐसे सरफेस लेते हो कि जिसके ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हो, तो वो कंटिन्यूअसली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भाई गैलीलियो concluded that an object moving on a frictionless horizontal plane must neither have acceleration nor रिटार्डेशन। जब भी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और वो कैसी, फ्रिक्शनलेस, अगर वो फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हम इसको धक्का लगा के छोड़ देते हैं, कुछ वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, तो ऐसे केस में ना तो उसके पास एक्सीलरेशन आएगा ना तो उसके पास रिटार्डेशन आएगा, है ना। वो कंटिन्यूअसली उतनी ही वेलोसिटी को मेंटेन करते चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उसके लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने ये गलत साबित कर दिया, गैलीलियो जी ने एरिस्टोटल जी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करवाना है यूनिफॉर्म मोशन से, तो उसके लिए आपको उसके ऊपर कंटीन्यूअस फोर्स लगाते ही रहना है। उन्होंने बता दिया कि अगर ये सरफेस, ये वाली सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ उसको जितनी वेलोसिटी देके छोड़ रहे हो ना, जितनी वेलोसिटी दे दी उतनी ही वेलोसिटी को कायम रख के कंटीन्यूअसली, उतनी वेलोसिटी को कंटीन्यूअसली रख के वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ना तो उसका पास यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा ना तो रिटार्डेशन आएगा। ये एक्सीलरेशन कब आएगा, जब इसको स्लोप से छोड़ते हो।
रिटार्डेशन कब आएगा? जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हो, है ना, तब उसके पास रिटार्डेशन आएगा, तब उसकी वेलोसिटी कम होती नजर आएगी। लेकिन अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ देते हो तो कभी भी उसके पास ना तो एक्सीलरेशन आएगा ना तो रिटार्डेशन आएगा, मतलब कि वो अपनी अवस्था को कंटिन्यूअसली फॉलो करेगा। जितनी वेलोसिटी से उसको छोड़ा है उतनी ही वेलोसिटी कंटिन्यूअसली रखेगा। जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक वही वेलोसिटी को कंटिन्यू रखेगा, है ना। तो ये उन्होंने गलत साबित किया कि भाई उसको अगर, क्योंकि एरिस्टोटल जी ने तो ऐसा बोला था कि अगर इसको कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है, मतलब कि एरिस्टोटल जी के हिसाब से हम देखने जाए तो ये बॉल को अगर मुझे कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से मूव करवाते रहना है तो उसके लिए मुझे कंटिन्यूअसली उसको पकड़ के लेके जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गैलीलियो जी ने ये गलत साबित कर दिया। भाई इसको एक बार वेलोसिटी दे दो, बात खत्म। एक बार वेलोसिटी दे दो, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो ना तो इसको एक्सीलरेशन लगेगा ना तो इसको रिटार्डेशन लगेगा, तो कंटिन्यूअसली वही स्टेट को फॉलो करता जाएगा, है ना। तो ऐसा गैलीलियो जी ने बोला, और गैलीलियो जी ने जो बोला वो सही भी था, है ना। उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया बच्चों यहाँ पे। एक तो एरिस्टोटल जी को उन्होंने गलत साबित कर दिया और उन्होंने एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या किया ये एक्सपेरिमेंट में? देखो, अनदर एक्सपेरिमेंट बाय गैलीलियो लीडिंग टू दिस सम कंक्लूजन इन्वॉल्व्स ए डबल इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे डबल इंक्लाइन प्लेन का उन्होंने इस्तेमाल किया। डबल इंक्लिनेशन मतलब कि यहाँ से इंक्लाइन नीचे की ओर और यहाँ से इंक्लाइन ऊपर की ओर, है ना। ऐसा एक प्लेन उन्होंने अज्यूम किया। उन्होंने क्या किया, पहले केस में ऐसे ही फ्रिक्शन, देखो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया ना वहां पे सभी सरफेस फ्रिक्शन लेस थी, स्मूथ सरफेस। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिखा है स्मूथ सरफेस, है ना। वहां पे भी ये वाले एग्जांपल में भी उन्होंने जो भी सरफेस ली थी वो स्मूथ सरफेस ली थी। उन्होंने ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया, नीचे वाला एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्रिक्शन लेस सरफेस ली थी, जीरो फ्रिक्शन था ऐसी सरफेस ली थी, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, इन्होंने यार ये दोनों साइड के इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक साइड से उन्होंने एक बॉल को छोड़ दिया, है ना। ये बॉल धीरे धीरे नीचे मोशन में आता गया, धीरे धीरे ऊपर गया। जब वो ऊपर गया तब उसकी जब हाइट नापी ना, ऊपर जाके रुक गया। ये मैक्सिमम हाइट थी उसके द्वारा अचीव होने। जब उन्होंने ये हाइट नापी ना तो यहाँ पे रिजल्ट ये निकला कि भाई जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था ना, एग्जैक्टली उतनी ही हाइट उन्होंने अचीव की। वैसे रियलिटी में आप ये बोल सकते हैं कि फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज नियरली द सेम एज द इनिशियल हाइट, है ना। नियरली अबाउट मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होगा। इन द आइडियल सिचुएशन हम ये बोल सकते हैं, इन द आइडियल सिचुएशन व्हेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज द सेम एज इट्स इनिशियल हाइट। तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट जो भी देखा, ऐसे केस में इन्होंने ये देखा तो ये पाया कि भाई जो हाइट से मैंने उसको छोड़ा है ना वही हाइट वापस वो अचीव करेगा। जैसे ही वो हाइट अचीव होती है तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, है ना। मतलब कि जितनी हाइट से हम उसको छोड़ते हैं उतनी ही हाइट वो अचीव करता है अगर वो सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो, है ना। ये मैंने नहीं बोला है, ये गैलीलियो जी ने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया था। गैलीलियो जी ने ये प्रूव किया था कि भाई जिस हाइट से आप उसको छोड़ते हो और अगर जिस सरफेस के ऊपर वो मूव होने वाला है, ये इंक्लाइन सरफेस, सॉरी डबल इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, वहां पे फ्रिक्शन अगर जीरो है, ये वाली सरफेस जो भी है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, उसका फ्रिक्शन जीरो है, तो ऐसे केस में जिस हाइट से आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो उतनी ही हाइट वो अचीव करता है वापस, है ना। यहाँ पे बोला है इन आइडियल सिचुएशन हम मान सकते हैं कि उतनी ही हाइट अचीव करेगा, मतलब कि h1 इज इक्वल्स टू h2 होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो नियरली द सेम हाइट अचीव करेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, है ना। मतलब ज्यादा हाइट तो अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे थोड़ी कम हो सकता है, थोड़ी कम। लेकिन थोड़ी कम मतलब कि इतनी नहीं, थोड़ी कम मतलब कि नियर अबाउट, मतलब कि इतनी, मान लो इतनी हाइट अचीव करेगा, थोड़ी हल्की सी रह गई, ठीक है। तो ऐसा आपको रियलिटी में दिखेगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये साइड का जो इंक्लिनेशन है ना उसको थोड़ा और डिक्रीज कर दिया। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड वाला जो है ना उसका स्लोप जो पहले था उससे कम कर दिया, है ना। उन्होंने उनका स्लोप पहले जितना था उससे यहाँ पे स्लोप कम कर दिया, है ना, एंगल थोड़ा कम कर दिया। और फिर उन्होंने देखा कि भाई उसी हाइट से जब उसको छोड़ा गया तो वापिस उसने, उस ऑब्जेक्ट ने वही हाइट को अचीव किया, उतनी ही हाइट वो अचीव किया। ये वाले केस में भी उन्होंने ये जो सरफेस ली थी वो फ्रिक्शन लेस सरफेस ली थी, है ना। तो जिस हाइट से उसको छोड़ा वापस वही हाइट को अचीव किया। बस यहां पे डिफरेंस उनको ये देखा कि भाई it has to travel a longer distance compared to the first case। ये वाला फर्स्ट केस था, ये वाला हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में उन्होंने देखा कि भाई हाइट तो वही अचीव कर रहा है बॉल, लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट केस उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो हाइट को अचीव करने के लिए। मतलब कि गैलीलियो जी ने यहां से ये रीजन निकाला कि भाई अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर किसी बॉल को किसी हाइट से छोड़ते हो तो वो बॉल जब तक वो हाइट, जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था वो हाइट वापस अचीव नहीं करता है तब तक वो रुकता नहीं है, है ना।
ये रिजल्ट उन्होंने निकाला और ये सही ही भी साबित हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, ये स्लोप को जीरो कर दिया, डिक्रीज करते करते ये स्लोप को जीरो कर दिया, मतलब कि एक साइड पे स्लोप रखा, दूसरी साइड पे स्लोप जीरो कर दिया। और ऐसे केस में जब उन्होंने ये वाली हाइट से छोड़ा तो भाई साहब ये वाले केस में वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक जाता ही गया, जाता ही गया, जाता ही गया, क्योंकि उसको वापस वो हाइट मिली ही नहीं, है ना, वो हाइट वापस उसको मिली ही नहीं। वो ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, जब वो वापस वो हाइट को अचीव नहीं करता है, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। और ऐसे केस में अगर आप ये वाली साइड के ऊपर अगर आप यहां पे अगर स्लोप जीरो कर देते हो, मतलब कि टोटल हॉरिजॉन्टल सरफेस कर देते हो, तो ऐसे केस में आप हाइट से छोड़ते हो और ये वाले सरफेस के पास फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ऐसे केस में वो ऑब्जेक्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि उसको वो हाइट मिलने ही वाली नहीं है। ऐसे केस में वो इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा, है ना। तो when the second slope of the second plane is zero, the ball travels an infinite distance, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो गैलीलियो जी ने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था डबल इंक्लिनेशन प्लेन वाला, उसमें इन्होंने ये पाया कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से छोड़ा जाता है तो जब तक वो वापस वो हाइट अचीव नहीं करता है तब तक वो रुकने वाला नहीं है ना, तब तक वो रुकता नहीं है। अगर आप यहां पे वो स्लोप को सेकंड केस में उन्होंने देखा कि सेकंड केस में अगर आप उस स्लोप को कम कर देते हो तो ऐसे केस में उसके द्वारा भाई हाइट तो उतनी ही अचीव करेगा, लेकिन ट्रैवल डिस्टेंस उसको ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा कंपेयर टू फर्स्ट केस, है ना। और थर्ड केस में उन्होंने हद ही कर दी भाई साहब, उन्होंने ना ये स्लोप जीरो कर दिया, मतलब कि सेकंड वाला जो स्लोप था उसको जीरो कर दिया। तो उन्होंने देखा तो भाई वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुका, वो इंफिनिटी डिस्टेंस ट्रैवल करता ही गया, करता ही गया, करता ही गया, क्योंकि उसको वो हाइट मिली ही नहीं, है ना। बीच में कोई फोर्स है ही नहीं कि जो उसको रोक पाए, है ना, रोकने के लिए कोई फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो जी ने अगर ये सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता ना तो वो शायद ये लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं दे पाते, और अगर ये लॉ नहीं दे पाते तो भाई NLM1 नहीं बन पाता। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब कि किसी एक बॉडी के ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट ही रहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, है ना। वो कहां से पता चला, यहां से आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, ये सेकंड वाला स्लोप है उसको जीरो कर दिया। तो ऐसे केस में वो बॉल यहां से किसी हाइट से नीचे तो आया, उसके बाद वो चलता ही गया, 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 चलता, क्योंकि उसको वो हाइट वापस मिली ही नहीं और ना तो उसको कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगा कि जो उसको रोक पाए। तो कंटिन्यूअसली अपने वही कांस्टेंट वेलोसिटी वाले स्टेज को कंटिन्यूअसली रखेगा इनफाइनाइट तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। तो जो इसका स्टेज है ना उसी को वो कंटिन्यू फॉलो करेगा, है ना। इसको बोला जाता है रेस्ट। हमारे साथ होता है ना कि एक टेबल को आपने रखा है तो जब तक आप उसको धक्का नहीं लगाओगे तब तक वो अपनी पोजीशन चेंज क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा वो अपनी पोजीशन चेंज, वो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन को ही फॉलो करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक। उसी तरीके से ये बॉल का एग्जांपल देखो कि अगर यहां से आपने इस किसी हाइट से छोड़ दिया और ये वाली सरफेस जो भी है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो वो बॉल इनफाइनाइट तक वही वेलोसिटी को कंटिन्यू रख के चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, है ना, क्योंकि उसको वो वापस रुकने के लिए वो हाइट मिलने वाली नहीं है ना, ऐसे केस में। और दूसरी चीज, उसको कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला कि जो उसको रोक पाए, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू ही रखेगा, है ना। बच्चों ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ध्यान से सुनना, इफ द net external force is zero, a body at rest continues to remain at rest and body in motion continues to move in the uniform velocity. This property of body is called the inertia. मतलब कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो बॉडी जो भी है वो जिस स्टेज में है, जिस स्टेट में है रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन को फॉलो करेगी। यूनिफॉर्म मोशन करे तो वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन ही करती जाएगी। वो जो उसकी प्रॉपर्टी है ना उसको बोला जाता है इनर्शिया। उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, है ना, उसको बोला जाता है इनर्शिया। अगर आसान एक सेंटेंस में बोलना चाहो कि यार ये इनर्शिया होती क्या, तो इनर्शिया मींस द रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया होती क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि भाई आप किसी बस में जा रहे थे, तेजी से जा रहे थे, मान लो कि बस की स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर की,
है ना। जितनी स्पीड बस की होती है उतनी स्पीड आपकी भी होती है ना। आप बस में बैठे हो ना, तो बस अगर 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो आप भी 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। सामने सडनली हुआ ये कि भाई साहब यहाँ पे जो ड्राइवर है ना, उसने सामने देखा कि भाई कोई बीच में रुक गया है, बीच में रास्ते में कुछ आ गया है, तो वो सडनली ब्रेक लगाता है। सडनली ब्रेक लगाते हैं तो होता क्या है भाई, ब्रेक लगी किसको? बस को। आपको नहीं लगी, बस को लगी, है ना। तो क्या आपकी बॉडी ब्रेक लगा देगी? नहीं लगाएगी, है ना। आपकी बॉडी क्या करेगी? जिस मोशन में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा किसको? बस को लगा, आपको थोड़ी ना लगा। हाँ भाई, जो ब्रेक लगाते हैं वो बस को लगती है ना, आपको थोड़ी लगती है। क्या आपको भी लगती है? जिस जोर के ऊपर आप बैठे हो, क्या उसको भी ब्रेक लगेगी? क्या नहीं लगेगी भाई साहब। उसने सडनली तेजी से ब्रेक लगा दी, इमीडिएटली ब्रेक लगा दी, तो ऐसे केस में आपकी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ब्रेक आपकी बॉडी को नहीं लगी। ब्रेक ने क्या किया? ब्रेक एक एक्सटर्नल एजेंट है, मैकेनिकल सिस्टम है जो ब्रेक लगाती है बस को, आपको नहीं लगाई, है ना। तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वही 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेजी से चलती ही बनेगी, चलती ही बनेगी। इसीलिए आपको क्या महसूस होगा? आप सीधे आगे आ जाओगे। ऐसे केस में जैसे वो ब्रेक लगाता है, आप सीधी, आपकी बॉडी सीधी आगे आ जाएगी। ऐसा होता है ना, इमीडिएटली अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बॉडी आगे मूव हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है वो चेंज को, है ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा ना। जो फोर्स लगा वो तो बस को लगा, आपको थोड़ी ना लगा। ब्रेक जो लगाई वो बस को लगी, आपको नहीं लगी। तो यही होती है इनर्शिया। इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। क्लियर हो ये पॉइंट? ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब अगर मुझे इसको सम अप करना है तो मैं क्या बोलूं? ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट। मतलब कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी को रिपेल नहीं करता, मतलब कि रेसिस्ट नहीं करता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है, तब तक उसको मजबूर नहीं करता है रोकने के लिए, तब तक वो बॉडी अपने आप जो स्टेट में है वही स्टेट को कंटिन्यूअसली फॉलो करेगी। अगर वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट रहेगी, अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को ही फॉलो करती जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर आसान भाषा में अगर समझना है तो इतना ही समझ लो कि भाई जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो बॉडी जिस स्टेट में है वही स्टेट को फॉलो करती है। अगर वो रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट रहती है, अगर वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो ऐसे केस में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा पाएगी, जाती ही जाएगी, वो रुक नहीं पाएगी, है ना। तो ये आपको समझना है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। क्लियर है? तो ये दिया था गैलीलियो जी ने अपने एक्सपेरिमेंट से, लेकिन न्यूटन जी ने उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपना एक नया लॉ बना दिया। एक्चुअली न्यूटन जी ने गैलीलियो जी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना, उसी से आपने तीनों लॉ बनाए, और वो इतने सटीक थे कि भाई हमें पढ़ने में आ गए हमें ये तीन टॉपिक अलग तरीके से आ गए, है ना। तो भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने जो लॉ बनाए थे ना, अलग अलग स्टेट को समझ के उन्होंने ये तीनों लॉ जो बनाए थे ना, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बाइफरकेट करके बनाए। गैलीलियो जी ने तो सिर्फ इतना अपना एक्सपेरिमेंट करके इतना बोल दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया दे दिया था, लेकिन न्यूटन जी ने हर एक स्टेट को, हर एक मोशन के स्टेट को ऑब्जर्व किया और उससे उन्होंने तीन लॉ बना दिए, और वो बहुत ही जबरदस्त लॉ बन गए, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अगर कोर्स पता करना है ना, तो आप ये तीन लॉ से देख सकते हो, आप तीन लॉ से पता कर सकते हो कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगा, कहां से लगा, कौन सी डायरेक्शन, सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाती है। अगर आपको एनएलएम के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तीनों लॉ पता है तो ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहला लॉ तो बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना, पहला लॉ तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। जो गैलीलियो जी ने बोला वही इन्होंने भी बोला, है ना। तो उन्होंने बोला कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट एक्सीलरेशन इज जीरो। उन्होंने सिर्फ घुमा फिरा के बोला। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट को कंटिन्यू करती है। अगर वो रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट ही रहेगी, अगर वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है तो वो वही कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में ही रहेगी, है ना। और न्यूटन जी ने क्या बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो है। तो बात तो एक ही हुई ना, बात तो यही हुई। आप चाहो तो ये घुमा फिरा के ये सेंटेंस आ गया, बाकी है तो वही लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा बोलता है कि जब तक किसी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। और यहां पे इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर किसी के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो भाई वो जिस स्टेट में है वही स्टेट को फॉलो करता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा।
तो रेस्ट कंडीशन में तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो जीरो ही रहेगी। और अगर कोई बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो, मतलब कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्सीलरेशन जीरो का मतलब यही होता है कि जो स्टेट में है वही स्टेट को फॉलो करेगा, है ना। तो बात तो एक ही होती है, बस उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, है ना। तो यहां पे इसका मतलब ये होता है कि एक्सीलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि एनएलएम 1 अगर समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, वही एनएलएम 1 है। बस घुमा फिरा के थोड़ा अलग तरीके से उसको बोला गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां पे देखना चाहे तो मान लो कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, हमने एनसीईआरटी की किताब में से ये फिगर को उठाया है। तो आप यहां पे ध्यान से समझना कि हमने क्या किया, ये टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। क्या बुक स्टेडी है? जी हां। जब तक आप इस बुक के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये बुक स्टेडी ही रहेगी। बात तो सही है ना, आप समझ सकते हो, है ना। अगर आप लॉ ऑफ इनर्शिया लगाओ तो भी वही होगा, और अगर आप एनएलएम 1 लगाओ तो भी वही होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया लगाते हैं, चलो। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक ये बॉडी जो भी है वो जिस स्टेट में है वही स्टेट में रहेगी। अभी देखते जाओ क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। देखो, अगर लगने की बात है तो मैं आपको समझाऊंगा कि जी हां इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है ना। लेकिन अभी देखो, क्या मैंने इसको धक्का लगाया, ये बुक को नहीं लगाया। क्या आपने धक्का लगाया? नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया यही बोलता है कि हमने तो किसी ने इसको धक्का नहीं लगाया, तो भाई वो बुक यहीं की यहीं रहेगी, है ना, वो कभी भी मोशन में नहीं आएगी, है ना। तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक वो बुक वहां से हिलने वाली नहीं है। इसको हिलाना पड़ेगा, इसको डुलाना पड़ेगा, इसको मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, इसको उठा करके मुझे ले जाना पड़ेगा, है ना। तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये बुक यहीं की यहीं रहने वाली है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी एनएलएम 1 लगाओ। एनएलएम 1 ये बोलता है कि क्या इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जरा देखो, अभी मैं समझाता हूं कि इसके ऊपर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, क्योंकि हम एनएलएम 1 की बात करें तो इसके लिए हम ये देखेंगे, है ना। तो देखो, एनएलएम 1 अगर लगाना है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमें देखना होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पे तो भाई मेरे पास 3 डायमेंशन है। ये बुक आपको दिख रही है 3D में दिख रही है ना, तो 3 डायमेंशन है। इसका मतलब ये होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी होना चाहिए, एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। तीनों जीरो होना चाहिए, है ना, तीनों जीरो होना चाहिए, तभी ये बॉडी जो स्टेट में है वही स्टेट में रहेगी, मतलब कि तभी इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो मैंने देखा तो ये पाया कि भाई मान लो कि हम यहाँ पे एक्सिस वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एंड ये अंदर एंड बाहर, स्क्रीन के अंदर एंड बाहर, ये अंदर गई स्क्रीन के और ये बाहर है, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, है ना। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। तो मैंने देखा तो ये पाया, ध्यान से देखते जाएगा, ध्यान से देखना, यहां से सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको एनएलएम 1 है क्या, है ना। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि भाई ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या इसके ऊपर कोई फोर्स है क्या, बुक के ऊपर ध्यान से देखो, आप भी देखते जाओ, मैं भी देखते जाता हूं। तो मैंने देखा तो भाई कोई भी इसको ये डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहा है, कोई भी इसको ये डायरेक्शन में पुल नहीं कर रहा है, ना तो कोई इसको ये डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ना तो कोई इसको यहां से ये डायरेक्शन में पुल कर रहा है। मतलब कि इसकी एक्स डायरेक्शन में देखने जाओगे तो कोई फोर्स नहीं है ना। दिख रहा है ना आपको एक्स डायरेक्शन में। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगाना ही होता तो आपको कुछ यहां पे हाथ वगैरह दिया जाता, है ना, फिगर में ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसा ऐसा आपको दिखाया जाता 3D में, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ये होता है कि भाई नेट फोर्स, ध्यान से देखिएगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये बुक के ऊपर जीरो है। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये बुक के ऊपर जीरो है। थोड़ा अलग से यहां पे बड़ा लिखते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन ये बुक के ऊपर जीरो है। चलो एक्स डायरेक्शन में तो हमने देख लिया। चलो जरा देखो 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 यहां पे वाई डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन बाद में देखते हैं, जेड डायरेक्शन देखो, क्या इसके ऊपर जेड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि स्क्रीन के बाहर है स्क्रीन के अंदर। क्या आप यहां से हाथ से इसको स्क्रीन के अंदर धक्का लगा सकते हो? लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते, है ना। तो हमने देखा तो ये पाया कि भाई हाँ, जेड डायरेक्शन में भी, मतलब कि स्क्रीन के बाहर भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, स्क्रीन के अंदर वाली डायरेक्शन में भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। यहां पे तो कुछ भी नहीं दिखाया गया ऐसा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी जीरो है ना, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी जीरो है। हाँ, अभी मुझे एनएलएम 1 दिख रहा है, एनएलएम 1 दिख रहा है। एनएलएम 1 यही बोलता है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वो बॉडी का एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि वो बॉडी जिस स्टेट में है वही स्टेट में रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो ही होगी, है ना। वो इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट, बदलाव, है ना। तो वो नहीं हो पाएगा। अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो वेलोसिटी बदल नहीं सकती है ना। तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेशन जीरो है,
मतलब कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है। नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी जीरो है, मतलब कि जेड डायरेक्शन का भी कोई एक्सीलरेशन। इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूं, है भाई, ये निकाल सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या है, यहां पे जीरो है। एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। जेड डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी क्या है, जीरो है। अभी आती है बारी वाई डायरेक्शन की। बच्चों में वाई डायरेक्शन में ये नहीं बोल सकता कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नहीं बच्चों, फोर्स तो लग रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बुक का कुछ मास है तो उसकी वजह से उसको नीचे की डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। आप समझ सकते हो, ये चीजें आप समझ सकते हो, है ना। क्योंकि मान लो कि बुक का मास है लेट्स से m, अगर ये बुक का मास m है, वो मास लेस तो है नहीं ना, मास है इसका, तो इसको नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg। लेकिन जरा सोचो कि ये बुक की वजह से, बुक का मास है तो बुक की वजह से, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टेबल के ऊपर रखते हो तो वो क्यों उसके ऊपर स्टेडी रहता है। जैसे ही आप इस टेबल को खिसका दोगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके ऊपर फोर्स लगता है mg। क्या टेबल के रखने के बाद, टेबल के ऊपर रखने से क्या ये फोर्स गायब हो जाता है, नहीं, ये फोर्स गायब नहीं होता है। अभी भी टेबल के ऊपर वो फोर्स लग रहा है। जब आपने इस बुक को, इस किताब को आपने टेबल के ऊपर रखा है तो तब भी इसके ऊपर mg तो एक्ट कर ही रहा है। तो फिर वो नीचे क्यों नहीं आ रही है बुक, इसके पीछे का रीजन है सर। आप बोलोगे सर वो टेबल है ना, टेबल के ऊपर है तो बीच में टेबल आ जाता है ना, तो इसके लिए वो नीचे नहीं आ पाता है। ऐसा नहीं है भाई, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है पता है। साइंटिफिक रीजन ये है कि भाई NLM3, न्यूटन जी ने ये बोला था, ये देखेंगे, आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि न्यूटन जी ने ये बोला था कि जो भी फोर्स होते हैं ना वो एक्शन एंड रिएक्शन के तौर पे आते हैं, मतलब कि एक्शन रिएक्शन के पैर में ही आते हैं। वो कभी भी अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पे जो भी फोर्स होंगे वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगी, मतलब कि अगर किसी ने किसी के ऊपर एक्शन दिया तो वो वाली बॉडी इसके ऊपर रिएक्शन देगी, और वो रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का और उतने ही मैग्नीट्यूड का होता है। वो सारी चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे NLM3 के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होना चाहिए। आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि भाई ये टेबल के ऊपर जो मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, अगर वो नीचे से टेबल को खिसका लेते तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन जब भी उसको टेबल के ऊपर रखते हैं तो टेबल के ऊपर वो स्टेडी रह पाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि टेबल अगर नहीं है तो नीचे गिर जाएगा और टेबल है तो वहीं पे रुका रहता है। उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या जब भी टेबल के ऊपर रखते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर कहीं पे आप चेयर के ऊपर बैठते हो, तो जब तक चेयर है नीचे है तब तक आप स्टेडीली बैठ पाते हो। जैसे ही चेयर कोई खींच लेता है तो क्या होता है, आप नीचे गिर जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्या जब भी आप चेयर के ऊपर बैठते हो तो क्या आपके ऊपर लगने वाला mg गायब हो जाता है, नहीं, गायब नहीं होता है। mg तो तब भी लगता है, mg तो तब भी लगता होता है, लेकिन यहां पे उसको रिपेल करने वाला एक फोर्स और लग जाता है जो इसको, इसकी असर को जीरो कर देता है। और मैंने बताया ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता क्या है ऐसे केस में, कि भाई ये जो किताब है ना, ध्यान से सुनना, ये किताब को mg लग रहा है, लेकिन ये mg ट्रांसफर किसके ऊपर होगा, किताब किसके ऊपर जोर लगाएगी, टेबल के ऊपर। तो किताब क्या करेगी, इसके टेबल के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में mg लगाएगी। और क्योंकि हर एक फोर्स यहां पे एक्शन रिएक्शन पैर में ही होता है, तो भाई किताब ने टेबल के ऊपर लगाया mg, तो किताब ने टेबल को एक्शन दिया, क्या दिया, एक्शन दिया। तो टेबल क्या करेगी, उसको रिएक्शन देगी। किताब ने टेबल के ऊपर एक एक्शन के तौर पे mg लगा दिया, तो टेबल क्या करेगी, टेबल बोलेगी भाई साहब तूने मेरे को एक्शन दिया, चल मैं तेरे को रिएक्शन देती हूं। तो यहां पे टेबल यही किताब के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन वाला फोर्स लगा देगी, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, है ना, जिसको एनसीईआरटी की किताब में आर से डिनोट किया जाता है। आर का मतलब होता है रिएक्शन वाला फोर्स, लेकिन अब हम इसको नॉर्मल फोर्स से ही देखेंगे, है ना। तो टेबल क्या करेगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का एक नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किताब के ऊपर लगा देगा। तो बात देखो अभी क्या हो गई, किताब ने टेबल के ऊपर लगाया mg, और वही mg के मैग्नीट्यूड के बराबर टेबल ने किताब के ऊपर लगा दिया नॉर्मल। और क्योंकि किताब के ऊपर लग रहा है mg और एक लग रहा है नॉर्मल, जितना mg है उतना ही नॉर्मल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप सोच सकते हो कि भाई साहब अगर आप ये यहां पे खड़े हुए हो और कोई आपको ये डायरेक्शन में 5 न्यूटन से खींचता है, और कोई पीछे वाला बंदा है वो भी 5 न्यूटन से आपको पीछे की डायरेक्शन में खींचता है, तो होगा क्या, आप वहीं के वहीं रहेंगे ना।
क्योंकि इसने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ये बंदा भी लगा रहा है, तो दोनों के द्वारा लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो भाई आप वहीं के वहीं रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल ने mg को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, नॉर्मल ने mg को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि यहां पे नॉर्मल संभालेगा mg को, इसीलिए आपको किताब वहां पे स्टेडी दिखती है। जब तक टेबल है तब तक किताब स्टेडी है, जैसे ही टेबल गायब हो जाएगा तो किताब अभी यहां से नीचे गिर जाएगी, क्योंकि तब नॉर्मल गायब हो जाएगा, है ना, तब नॉर्मल लगने वाला फोर्स गायब हो जाएगा। फिर से देख लो, जल्दी से समझा देता हूं, फिर से देख लो इसको मैं क्या बोलना चाहता हूं, फिर से समझ लो। भाई किताब का मान लो मास m है, मान लो ये m मास वाली किताब है, और ये आप समझ सकते हो इसके ऊपर mg लगता है, वो आपको समझ में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही आप यहां से टेबल को नीचे से खिसका लोगे तो किताब कहां जाएगी, किताब नीचे चली जाएगी, है ना, ये आपको पता है, क्योंकि किताब के ऊपर लगेगा mg वाला फोर्स, और ये किताब के खुद के मास की वजह से mg लग रहा है ना। और भाई होता क्या है कि यही किताब क्या करती है, यही mg किसके ऊपर लगा देती है, टेबल के ऊपर। अभी टेबल बहुत ही साना है ना, टेबल के ऊपर किताब ने क्या किया, अपना mg लगा दिया। तो टेबल क्या करता है, क्योंकि इसको बोला जाता है एक्शन वाला फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन वाला फोर्स। ये किताब ने टेबल के ऊपर एक्शन लगा दिया, है ना। और किताब क्या करता है, टेबल क्या करता है, टेबल इतने ही मैग्नीट्यूड का एक नॉर्मल वाला फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन के तौर पे प्रोवाइड कर देता है। तो होता यह है कि ये जो नॉर्मल लग रहा है ना, ये नॉर्मल जो भी लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नॉर्मल लग रहा है ना, वो एग्जैक्टली mg के बराबर ही लगता है ना, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पैर हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। ओ कम ऑन, जल्दी से यार, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान दो, ध्यान से देखो। क्या होता है कि भाई किताब को खुद का mg लगता है, किताब के पास मास है तो mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और किताब क्या करेगी, वही mg फोर्स टेबल के ऊपर लगा देगी, है ना। तो किताब लगाएगी टेबल के ऊपर mg वाला फोर्स। टेबल क्या करता है, किताब ने ये टेबल के ऊपर एक्शन लगा दिया, तो टेबल क्या करेगा, 1 मिनट किताब मैं तेरे को रिएक्शन देता हूं, है ना। तो टेबल क्या करेगा, तूने मेरे को एक्शन दिया, मैं तेरे को रिएक्शन देता हूं, तो टेबल उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, क्योंकि mg लगेगा टेबल के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, तो टेबल उसके ऊपर लगा देगा नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। कितने मैग्नीट्यूड का, mg मैग्नीट्यूड का लगा देगा। तो अब देखोगे किताब को, तो किताब के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, mg नीचे की डायरेक्शन में, नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पे देखोगे तो ये पाओगे क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, तो भाई नॉर्मल ने mg को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि भाई यहां पे नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके ऊपर, ये किताब के ऊपर y डायरेक्शन में भी कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो हमने देखा तो ये पाया कि भाई साहब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन भी 0 है किताब के ऊपर, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन भी 0 है किताब के ऊपर, एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी 0 है किताब के ऊपर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जैसे कि x डायरेक्शन में सच में कोई फोर्स नहीं है, z डायरेक्शन में सच में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यार y डायरेक्शन में तो फोर्स है। लेकिन जो फोर्स है ना, दो फोर्स है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, दो फोर्स है, एक खुद के मास की वजह से mg वाला फोर्स, एंड दूसरा टेबल ने लगाया हुआ नॉर्मल फोर्स, है ना। वो नॉर्मल फोर्स आया किसकी वजह से, किताब की वजह से, क्योंकि किताब ने mg फोर्स किसको लगाया, टेबल को लगाया, और टेबल के ऊपर जो एक्शन लगा उसका रिएक्शन टेबल ने दिया नॉर्मल के फॉर्म में, उतने ही मैग्नीट्यूड का। इसीलिए ये नॉर्मल mg के बराबर था, इसलिए इस दोनों ने अपनी इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, आमने सामने पिट्टूस हो गए, है ना। इसीलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फोर्स ऑन y इन y डायरेक्शन 0 है, नहीं, फोर्स इन y डायरेक्शन 0 नहीं है, दो फोर्स लग रहे हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी 0 है। तो ऐसे केस में आपने देखा तो ये पाया कि तीनों डायरेक्शन में ये किताब के ऊपर नेट फोर्स 0 है, मतलब कि तीनों डायरेक्शन में उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब कि ये किताब स्टेडी रहेगी, जो स्टेट में है वही स्टेट में रहेगी, मतलब कि वो अभी रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन को ही फॉलो करेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर होगा। तो यही है NLM1। आसान भाषा में बोलूं तो आपको NLM1 कैसे देखना है, NLM1 ऐसे देखना है, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0, यही हमारे लिए बच्चों NLM1 है ना। क्लियर हुआ।
तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो आज हमने देखा NLM 1 तक सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय।